हिंदी साहित्य में आज सुनिए युवा लेखक पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी रेपिश्क। पंकज सुबीर जी की कहानियों में ऐसी कल्पना शक्ति है जिसे पढ़कर साहित्य में दिलचस्पी न रखने वाले लोग भी साहित्य प्रेमी बन जाते हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अब क्या होगा उसे ढूंढने से? जो होना था सो हो गया। उसे ढूंढने के बजाय अगर तू कानून का सहारा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम उसको सज़ा तो मिलेगी। प्राची ने आशिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आशिमा की आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर चेहरे पर एक विचित्र सी दृढ़ता दिखाई दे रही थी। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन सवालों के पचड़े में अगर पड़ो तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे बस उसकी तलाश करनी है। मैंने तय कर लिया है, आशिमा ने कुछ मजबूत स्वर में कहा। उसके हाथों में जो कागज़ थे वो उसकी मुट्ठी में भिजते जा रहे थे। पर ढूंढेगी कहाँ और कैसे ढूंढेगी? क्या तू जानती है उसे? प्राची ने कुछ उलझन भरे स्वर में आशिमा से पूछा। आशिमा ने अपने सिर को एक झटका दिया, मानो आंखों में आ रही उस नमी को झटक दिया हो जो आंसू की बूंद में बदलने वाली थी। जानती होती तो इतनी बातें नहीं करती, मगर हाँ, कुछ कुछ ऐसा है जिसके सहारे मैं शायद उस तक पहुंच सकती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ संकेत तो हैं ही मेरे पास। उनके सहारे ही उस तक पहुंच सकती हूँ। नहीं भी पहुँचूँ, लेकिन उसकी परवाह नहीं है मुझे। इनफैक्ट अब किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है मुझे, कुछ लापरवाही भरे अंदाज में उत्तर दिया आशिमा ने। साहिल से तेरी बात हुई है इस बारे में? तूने उसे बताया कुछ? प्राची ने कुछ सधे हुए स्वर में पूछा। नो, अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तेरे अलावा अभी किसी को कुछ पता नहीं है। बस तुझे ही बताया है और किसी को बताने की इच्छा भी नहीं है। हाँ, साहिल को शायद बताऊं, आशिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर उसे भी क्यों बताती है? जब किसी को नहीं बता रही है तो उसे भी मत बता। छोड़, रूटीन होने की कोशिश कर, प्राची ने कुछ समझाते हुए कहा। रूटीन? आशिमा ने कुछ तीखे स्वर में शब्द को दोहराया। सॉरी, मैं कोई दूसरा शब्द कहना चाह रही थी और गलती से ही निकल गया। डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं तेरे अंदर की छटपटाहट को समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तेरा भला चाह रही हूँ। प्राची ने आशिमा के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैंने इसे अदरवाइज़ नहीं लिया। तेरा कहा कुछ भी अदरवाइज़ ले भी सकती हूँ मैं। मुझे पता है कि तू मेरे लिए परेशान है, इसलिए कह रही है ये सब। लेकिन प्राची, मैं अब ठान चुकी हूँ, नहीं करूँगी तो ज़िंदगी भर अपने अंदर इस छटपटाहट को लेकर ही जीऊँगी। आशिमा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है बड़ी, लेकिन एक बात मेरी मान, साहिल को मत बता कुछ भी। वो शायद नहीं सहन कर पाएगा ये सब कुछ। वो क्या, कोई भी नहीं सहन कर सकता है ये सब। तुझे जो कुछ भी करना है कर ले, ढूंढ ले उसको जाकर, मगर साहिल को दूर रखे सबसे, प्राची ने समझाते हुए कहा। नहीं प्राची, उसे तो बताना ही होगा। नहीं बताऊंगी तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इस एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। उससे अच्छा है आज ही सच बोल दिया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा सच है, और अगर साहिल इस सच को स्वीकार नहीं कर सकता तो फिर मुझे कैसे स्वीकार कर सकता है? आशिमा ने कुछ ठहरे हुए स्वर में कहा। तेरी जिद के आगे भला किसी की चलती है कुछ? तू वही करती है जो तुझे करना है। बट मैं तेरे साथ हूँ बडी। आई एम ऑलवेज विद यू। डोंट फील अलोन इन ऑल दीज। कहते हुए प्राची का गला कुछ रुंध गया। हे डोंट क्राई। रोना तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए आशिमा ने प्राची को खींच कर अपने गले से लगा लिया। आई नो कि तू हमेशा मेरे साथ है। इनफैक्ट तेरे ही दम पर मैं इस लड़ाई में कूद रही हूँ। तू मेरी ताकत है, तू मत कमज़ोर हो, नहीं तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। कहते हुए आशिमा प्राची की पीठ थपथपाने लगी। कमज़ोर नहीं हो रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है तेरे और साहिल के रिलेशंस की। इतने सालों से तुम दोनों साथ रह रहे हो, और अब जब तुम दोनों का ये साथ किसी रिश्ते में बदलने को ही है, तब ये सब मत बता साहिल को प्लीज़। कहते हुए प्राची रो पड़ी। तू मुझसे जान मांग ले, अभी दे दूँगी, पर तू जो कह रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो एक झूठ मुझे पूरे जीवन भर परेशान करेगा, नहीं जीने देगा। तू आज की सोच रही है और मैं आने वाले कल की सोच रही हूँ।
प्लीज़ डोंट फोर्स मी। मैं साहिल को जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ खड़ा होगा, आशिमा ने कुछ प्रेम भरे स्वर में कहा। प्राची ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वो उसी प्रकार से आशिमा के कंधे पर सिर रखे सिसकती रही। कॉलेज में साथ साथ पढ़ी प्राची और आशिमा कॉलेज के समय की ही पक्की सहेलियां हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद कैंपस सिलेक्शन से दोनों को एक ही कंपनी मिल गई और दोनों यहाँ जॉब के लिए आ गईं। शुरू के साल भर तो दोनों एक ही साथ रहती थीं, लेकिन फिर आशिमा और कंपनी में ही साथ काम करने वाले साहिल के बीच कुछ समीकरण पैदा हो गए। कुछ समय बाद दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। अब आशिमा साहिल के फ्लैट पर उसके साथ लिव इन में रहती है, लेकिन प्राची के साथ जिस फ्लैट में रहती थी उसमें भी उसका आधा सामान रखा है, आधा किराया भी वो देती है इस फ्लैट का। बल्कि आशिमा अपना बहुत ज़रूरी सामान ही साहिल के फ्लैट पर लेकर गई है, बाकी सब यहीं रखा है। जब जा रही थी तो खुद ही बोली थी कि क्या पता कितने दिन निभती है साहिल के साथ मेरी, फिर सामान लेकर वापस आने से अच्छा है कि उतना ही सामान ले जाऊं जितना ज़रूरी है। साहिल कंपनी में सेल्स सेक्शन में है, इसलिए अधिकतर टूर पर रहता है। जब साहिल कंपनी के काम से कहीं बाहर टूर पर होता है तो आशिमा प्राची के साथ रहने आ जाती है, जैसे अभी आई हुई है। अभी आशिमा के घर वालों को पता नहीं है कि वो साहिल के साथ लिव इन में रह रही है। कभी घर से कोई आ जाता है तो वो प्राची के घर रहने आ जाती है। हालांकि घर वालों को साहिल के बारे में बताने में उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो साहिल के साथ अपने रिश्तों को अभी कुछ और दिन देख कर कोई निर्णय लेना चाहती है। अभी भी दोनों फ्लैट की खिड़की के पास रखे पलंग यानी अपने फेवरेट सनसेट पॉइंट पर अपने अपने कॉफ़ी के मग लेकर बैठी हैं। कब तक आएगा साहिल टूर से? प्राची ने कुछ सहज होने की कोशिश करते हुए पूछा। कहकर तो गया है कि फ्राइडे मीन्स मतलब कल तक आ जाएगा, बाकी फिर कंपनी है, वहीं से वहीं कहीं और ना भेज दे तो क्या कह सकते हैं। आशिमा डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए बोली। शाम की हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं, चेहरे पर आ रहे हैं। प्राची ने धीरे से उसके बालों को अपने हाथों में लिया और सहेज कर एक छोटा सा जूड़ा बना दिया। आशिमा धीरे से झुकी और प्राची की गोद में सिर रख लिया। कुछ ही देर में उसे सकने लगी। प्राची ने उसे रोने दिया, बस उसके कंधे और सिर को सहलाती रही। आशिमा जो धीरे धीरे रो रही थी वो फूट फूट कर रोने लगी। प्राची ने उसे बाहों में भरा और अपने सीने से लगा लिया। आशिमा रोती रही, रोती रही, रोती रही। सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया, शाम गहरा गई, अंधेरा हो गया और दोनों सहेलियां उसी प्रकार बैठी रहीं। अगले दिन साहिल आ गया और आशिमा साहिल के साथ उसके फ्लैट पर चली गई। रात के खाने के बाद आशिमा शावर लेने चली गई और साहिल अपना लैपटॉप लेकर पलंग पर बैठ गया। सेल्स के रिकॉर्ड को अपडेट करने लगा। कुछ देर बाद आशिमा शावर लेकर आई और आकर बालकनी में खड़ी हो गई। साहिल ने एक बार उसे देखा और कुछ देर देखता रहा। लैपटॉप को बंद कर उसने बैग में रख दिया। कुछ मुस्कुराता हुआ उस तरफ बढ़ा जिस तरफ आशिमा खड़ी थी। पास आकर उसने आशिमा को पीछे से ही गोद में भर लिया और उठाकर पलंग के पास आ गया। कुछ ही देर में कमरे में जल तरंग बज रहा था, जिसके साथ सुर में सुर मिलाकर सितार और संतूर की ध्वनियाँ भी उत्पन्न हो रही थीं। मंद्र सप्तक से मध्य और तार सप्तक की ओर रागनियाँ लहर रही थीं। साहिल थोड़ा एग्रेसिव है और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ती जाती है। कभी कभी आशिमा को ये एग्रेसिवनेस असहज कर देती है। उसका मन होता है कि सेमल की रुई के फाहों की छुअन उसे सहला दे। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत मृदुल हो जाए, परों से भी ज़्यादा सॉफ्ट। किंतु साहिल इतना एग्रेसिव है कि वो आंधी की तरह गुजर जाता है। इस गुजरने में हर बार कुछ रेशे, कुछ तंतु घायल हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है इस कठोर जकड़न की, इन नाखूनों की? छूटती हुई सांसों की गर्म थपकियों का उपयोग क्यों नहीं? सुनो, शायद तार सप्तक का सबसे ऊंचा सुर लगने ही वाला था जब आशिमा का स्वर गूंजा। सितार के तार तार सप्तक के सबसे ऊंचे सुर को छूने की स्थिति में थे, ऐसा साहिल के मुंह से पता लगा। मेरे साथ रेप हुआ है। बहुत सधा हुआ और शांत स्वर आया आशिमा का। तार सप्तक की सबसे ऊंची चोटी को छूने की कोशिश में लगा सितार झंझना कर बेसुरा हो गया। सारे तार एक ही झटके में टूट गए। गतियां एकदम से रुक गईं। कब, कहाँ, कैसे? साहिल ने एक साथ बहुत से प्रश्न पूछ डाले।
2 दिन पहले। मुझे ऑफिस में कुछ देर हो गई थी, तुम थे नहीं और प्राची भी उस दिन बाहर गई हुई थी। सोचा बहुत सी शॉपिंग पेंडिंग है, कर लेती हूँ। उसके बाद बाहर डिनर लेते हुए जब लौटी तब तक काफ़ी रात हो गई थी। फ्लैट तक आई ही थी कि किसी ने पीछे से नाक पर कोई कपड़ा और मुंह पर हाथ रख दिया। उसके बाद का कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो गई। फिर कुछ पता नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो मैं यहाँ बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। आशिमा ने बिना किसी उतार चढ़ाव के बात कही। यहीं इसी फ्लैट में? साहिल ने पूछा। हाँ यहीं। उसने मेरे पर्स से चाबी लेकर दरवाज़ा खोल लिया था और शायद मुझे अंदर ले आया था, आशिमा ने उत्तर दिया। शिट मैन, साहिल ने पूछा। आशिमा ने उत्तर दिया। जब मेरी आंख खुली तो पूरे कपड़े मेरे शरीर पर थे, वैसे ही जैसे मैंने पहने थे, मानो मैं सिर्फ बेहोश हो गई थी। कोई तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और तुमको पता ही नहीं चला? ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ तो लगा हो, कुछ तो महसूस हुआ होगा, साहिल ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हाँ, कुछ महसूस तो हुआ था। जब मैं लिफ्ट से निकलकर लॉबी में आई तो कुछ देर बाद ऐसा लगा भी था कि कोई पीछे है शायद, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा, ये सोचकर कि गार्ड होगा। लॉबी में इतना उजाला भी नहीं था। दरवाज़ा खोलते समय मैं मुड़कर देखती, लेकिन उसने उतना भी मौका नहीं दिया, आशिमा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। हद है, बिल्डिंग में तो बाहर का कोई आ ही नहीं सकता। कोई ना कोई बिल्डिंग में ही रहने वाला होगा। तुमने पुलिस को बताया क्या? कोई एफआईआर वगैरह? साहिल ने उठते हुए पूछा। उसके हाथ पलंग के आसपास बिखरे अपने कपड़ों को तलाश कर रहे थे। आशिमा बहुत ध्यान से साहिल की सारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थी। साहिल अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा। तार सप्तक का सबसे ऊंचा सुर लगने से पहले ही राग भंग हो गया था। नहीं, क्या बताती पुलिस को? किसका नाम बताती? कुछ भी तो पता नहीं था मुझे, और पुलिस कर भी क्या लेती? आशिमा ने कुछ ठंडे से स्वर में कहा। थैंक्स गॉड, साहिल ने अपने टी शर्ट को सीधा करके पहनते हुए कहा। मेरे रेप होने पर थैंक्स गॉड कर रहे हो तुम? आशिमा का स्वर बदला हुआ था। क्या मूर्खों जैसी बात कर रही हो? मैं तो इस बात पर थैंक्स गॉड कर रहा हूँ कि तुमने पुलिस को खबर नहीं की। बिना मतलब के झंझट होता, साहिल ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। झंझट से बचने जैसी कोई बात नहीं है उसमें, मैं बस उसको खुद ही ढूंढना चाहती हूँ। आशिमा का सर और ठंडा हो गया था। किसको? साहिल ने कुछ हैरत से पूछा। उसी को जिसने वो सब कुछ किया, आशिमा ने उत्तर दिया। कहाँ ढूंढोगी? और ढूंढ भी लिया तो क्या कर लोगी उसका? लीव हिम, भूल जाओ उसको, साहिल ने कुछ तेज आवाज में कहा। नो, हाउ कैन आई लीव हिम? नो साहिल, दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। आशिमा का चेहरा कठोर हो गया था। उसके चेहरे की नसें तन गई थीं। गो टू हेल, कहता हुआ साहिल पैर पटकता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। आशिमा उसी प्रकार बैठी उस दरवाजे को देख रही थी जिसमें से होकर साहिल गया था। अगले दिन आशिमा ऑफिस से सीधे प्राची के घर चली गई। क्या हुआ आशु? प्राची ने कुछ प्यार से पूछा। वही जिसका तुझे डर था, आशिमा ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। साहिल को बता दिया तूने? प्राची ने फिर पूछा। हाँ बता दिया, बताना तो था, आशिमा ने उत्तर दिया। फिर? प्राची ने पूछा। वो भी चाहता है कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं उलझूं, भूल जाऊं सबको और नॉर्मल हो जाऊं, जैसा तू सोचती है वैसा ही वो भी सोचता है, आशिमा ने उत्तर दिया। बट मैं कल रात भर सोचने के बाद तेरे पक्ष में हूँ। तू अगर उस व्यक्ति को ढूंढना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। कोई और तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ हूँ ऑलवेज। प्राची ने आशिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हल्के से दबाते हुए कहा। थैंक्स प्राची, तेरा साथ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू कहाँ से करेगी तू? प्राची ने उसी प्रकार हाथ पकड़े हुए पूछा। हैं कुछ लोग जिन पर मुझे शक है, उनसे ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है कि है कोई ना कोई बिल्डिंग का ही बंदा। बाहर का तो आ नहीं सकता, आता तो वॉचमैन के पास रिकॉर्ड होता उसका। एक चौथे माले पर रहने वाला रोहित है, दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सोनू। इनके अलावा ठीक पास के मतलब 2 फ्लैट्स छोड़कर एक लड़का है गौतम, मगर उसके बारे में तो साहिल ने एक बार बताया था कि वो गे है, तो उसे तो शक के दायरे में नहीं ला सकती, आशिमा ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। तो ठीक है, तू अपने स्तर पर अपना काम शुरू कर, मेरी जहाँ भी जैसी भी मदद लगे बता देना, ठीक है? प्राची ने कहा।
वो तो मैं शुरू भी कर चुकी हूँ, लेकिन बस मुश्किल ये है कि उसके लिए वहीं रहना होगा, साहिल के घर पर। आशिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। तो उसमें क्या है, चली जाना, वैसे भी वो आएगा ही तुझे लेने। जिद मत करना, चली जाना, तेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, प्राची ने समझाते हुए कहा। वो आएगा क्या, आशिमा ने पूछा। मर्द है, 10 बार आएगा, प्राची ने उत्तर दिया। तू चली जाना, लेकिन उसे पता मत चलने देना कि तू उस काम पर लगी हुई है। चुपचाप से काम करती रहना। वैसे भी उसका टूरिंग जॉब है, जब वो नहीं रहता है उस समय करना अपना काम। मुझे बुला लेना, प्राची ने कहा। चल कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, कहती हुई आशिमा उठकर अंदर चली गई। जब आशिमा कॉफ़ी बनाकर लौटी तो देखा कि साहिल बैठा हुआ है प्राची के पास। पास में कुछ पॉलीथीन की कैरी बैग्स में पिज़्ज़ा वगैरह पैक किए हुए रखे हैं। अरे मैं तो 2 ही कॉफ़ी लाई हूँ, चलो तुम दोनों पियो, बैठकर मैं अपने लिए बना लाती हूँ, कहते हुए आशिमा ने कॉफ़ी का एक मग साहिल की और दूसरा प्राची की ओर बढ़ा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, 1 मग और लिया, 2 का 3 कर लेंगे, प्राची ने कुछ झिड़कते हुए कहा। तीनों जब कॉफ़ी पी चुके तो प्राची ने उठते हुए कहा, चल मैं ये पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। थैंक्स साहिल, आज तो मेरा सचमुच खाना बनाने का मूड नहीं था। हाथ में कैरी बैग्स लेकर प्राची किचन की ओर जाने लगी। कुछ दूर जाकर रुकी और पलट कर बोली, और सुन, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड नाउ। तुम कोई आर्ग्यू नहीं करोगी। हम दोनों तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं कि जो हो चुका है उसे भूल जा। नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, नॉट विद मी एंड नॉट विद दिस स्वीट बॉय, समझी, प्राची ने कुछ निर्णयात्मक स्वर में कहा। आशिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। 3 दिन बाद जब साहिल टूर पर गया तो आशिमा ने अपने स्तर पर तहकीकात शुरू की। उसने प्राची को साहिल के फ्लैट पर ही बुला लिया था। जिन 2 लोगों पर शक था उन दोनों को आते जाते उसने प्राची को खिड़की से दिखाया भी। चलो ठीक है, इनमें से ही कोई एक निकलता है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्राची ने पूछा। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, क्यों कर रही हूँ ये सब, नहीं जानती, कुछ उदासी आवाज़ में कहा आशिमा ने। देखें क्या होता है, प्राची ने गहरी सांस छोड़ते हुए उत्तर दिया। अगले दिन साहिल टूर से वापस आ गया। कोई आया था क्या कल, साहिल ने आते सीधा प्रश्न किया आशिमा से। आशिमा खिड़की के पास खड़ी कॉफ़ी पी रही थी। हाँ, प्राची आई थी, आशिमा ने सहज रहने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। यहाँ मिलने, तुम तो हमेशा उसके वहीं जाती हो ना, जब मैं टूर पर जाता हूँ तब, साहिल ने फिर पूछा। वो यहाँ आ गई तो क्या मुसीबत टूट पड़ी, आशिमा ने स्वर को ऊंचा कर लिया। मुझे मूर्ख समझ रही हो क्या तुम, साहिल का स्वर कुछ और ऊंचा हो गया। डोंट शाउट, चीखना मुझे भी आता है, सुनना चाहते हो तो सुनो, वो उसी काम से आई थी और उसे मैंने ही बुलाया था। इस बार आशिमा ने भी कुछ तेज स्वर में उत्तर दिया। क्यों क्यों ढूंढना चाह रही हो उसे, क्या करोगी उसे ढूंढकर, अगर इतना ही शौक है उसे तलाशने का तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, पुलिस ढूंढ कर ला देगी उसे, साहिल के स्वर में व्यंग्य था। तुम्हारी बात में जो तंज है वह मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं उसको अपने लिए ढूंढना चाहती हूँ किसी कारण से, आशिमा ने कुछ और ऊंचे स्वर में कहा। कारण, साहिल ने भी उतने ही ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। हाँ कारण है, कोई कारण, तुम नहीं समझ सकते उसे, कुछ कड़वे स्वर में आशिमा ने कहा। एक बार में दिल नहीं भरा क्या, साहिल ने कुछ कड़वे स्वर में कहा। शट अप, पूरी ताकत लगाकर चीखी आशिमा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफ़ी का मग जोर से ज़मीन पर पटक दिया। कमरे में मग के टूटने की आवाज़ झंझना कर गूंज उठी। साहिल ने उस टूटे हुए मग के टुकड़ों को एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ देखा। कुछ देर तक देखता रहा और उसके बाद कमरे से बाहर चला गया। आशिमा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। दूसरे दिन आशिमा ऑफिस से उठी तो सीढ़ियाँ उतरते समय उसके मोबाइल में रिंग बजी। उसने पर्स से निकाल कर मोबाइल देखा, कोई अज्ञात नंबर था। उसने नहीं उठाया। मोबाइल कुछ देर तक बजकर शांत हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आशिमा ने देखा वही नंबर था। उसने नंबर को बजने दिया और ट्रू कॉलर से उस नंबर के बारे में जानकारी आने का इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद ट्रू कॉलर ने नंबर को पहचानने में असमर्थता जता दी। आशिमा असमंजस में पड़ी मोबाइल स्क्रीन को देखती रही, जो उसके द्वारा ग्रीन स्वाइप का इंतज़ार कर रही थी। रिंग बंद हो गई और स्क्रीन पर 2 मिस्ड कॉल की सूचना आने लगी। आशिमा ने लापरवाही से सिर को झटका और आगे बढ़ गई।
वो अपनी कार तक पहुंची ही थी कि एक बार फिर से मोबाइल पर रिंग बजने लगी। कार का दरवाज़ा खोलते हुए उसने कॉल को रिसीव कर लिया। हेलो, आशिमा ने कार में बैठते हुए कहा। नमस्ते आशिमा जी, उधर से एक पुरुष स्वर आया। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? आशिमा ने कुछ उलझन भरे स्वर में कहा। जी मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। किसी धमाके की तरह ही स्वर आया दूसरी तरफ से। कार को स्टार्ट करते हुए आशिमा के हाथ रुक गए। क्या? लगभग चीखते हुए कहा आशिमा ने। फिर कुछ संभल कर आसपास देखा कि कोई है तो नहीं। जी मैं वही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस रात के लिए, बिना कोई दूसरा स्पष्टीकरण दिए हुए। उस रात ने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। उधर से आवाज़ आई। आपकी ज़िंदगी को? आर यू जोकिंग? पहले ये बताइए आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? आशिमा ने गुस्से में पूछा। मैंने आपको कॉल किया आशिमा जी। अब आपके लिए मेरा पता लगाना आसान है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों की मोहलत चाहता हूँ ताकि मैं आपको अपने बारे में बता सकूँ, वरना तो आप इस नंबर को अभी ट्रेस करवा कर मुझ तक पहुँच सकती हैं। उधर से कुछ संयमित और शांत स्वर आया। मुझे आपके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बस ये जानना है कि आप हैं कौन, कहाँ रहते हैं, और वो भी केवल अपने लिए। आशिमा ने बहुत ही रूखे स्वर में उत्तर दिया। जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अपने बारे में पूरी बात बता दूंगा। बस जरा सा समय, थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ आपसे। कहाँ रहता हूँ इसका अनुमान तो है आपको। कौन हूँ ये बताने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए। एक दो बार आपसे बात हो जाएगी तो शायद अपने बारे में बता सकूँ। उधर से कुछ अनुनय भरा स्वर आया। किस लिए? जब मैं कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, तो किस बात का समय? बस मुझे आप अपना परिचय दे दें, नहीं तो मुझे मजबूरी में इस नंबर की जानकारी पुलिस से निकलवानी पड़ेगी। आशिमा ने गुर्राते हुए कहा। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं आशिमा जी। अभी आप गुस्से में हैं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उधर से आवाज़ आई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सुनिए, हेलो, आशिमा बोलती ही रह गई। कुछ देर तक वो मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही, फिर उसने नंबर को रीडायल किया। उधर से नंबर के बंद होने की सूचना आई। आशिमा ने झुंझला कर मोबाइल को सामने पटक दिया। कुछ देर तक सोचती रही, फिर कार स्टार्ट कर प्राची के घर की ओर बढ़ गई। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली तो रोचक जानकारी ये है कि उसे पता है कि तू उसे ढूंढ रही है, जबकि यह बात तेरे, मेरे और साहिल के अलावा किसी चौथे को पता नहीं है। उसका कॉल आना मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि ये बात मुझे आश्चर्य में डाल रही है कि उसे किसने बताया। प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं तो बस वही सोचती रही कि उसका कॉल आया है। आशिमा ने भी कुछ आश्चर्य भरे स्वर में कहा। इसका मतलब ये है कि वो निश्चित ही बिल्डिंग में ही रहता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो तेरे आसपास के ही किसी फ्लैट में रहता है, जहाँ से वो उस फ्लैट में होने वाली सारी बातें सुनता है। क्या तुम्हारे फ्लैट से आवाज़ बाहर जाती है? प्राची ने पूछा। हाँ, अगर खिड़की खुली हो तो आवाज़ तो बाहर जाएगी ही, और ना भी खुली हो फिर भी अगर तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बातें की जाएं तो वो तो बाहर जाएंगी ही। और इस विषय को लेकर मेरे और साहिल के बीच जब भी कहा सुनी हुई है तो वो तेज़ आवाज़ में ही हुई है। अगर कोई बाहर खड़ा होगा तो उसे तो सुनाई देगा ही सब कुछ। आशिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। दैट्स इट। उसने आसपास रहकर ही सुनी है सारी बातें, और कल जब तुझमें और साहिल में वो बहस हुई है तो उसने ये जान लिया कि तू बस अपने लिए ही उसे तलाश रही है, और उसके बाद ही उसने तुझे कॉल किया। ये खेल तो डेंजरस होता जा रहा है आशु। वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। प्राची ने कुछ चिंता भरे स्वर में कहा। मैंने तुझसे एक बात छिपाई है प्राची, आशिमा ने नीचे देखते हुए कहा। क्या? प्राची ने कुछ संयमित स्वर में पूछा। यही कि उस सब के दौरान मैं होश में आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बस ये लग रहा था कि यहाँ जो हो रहा है उसका पता चल रहा है, आशिमा ने कहा। क्या? तो तुझे रिएक्ट करना चाहिए था, अपोज करना चाहिए था, कुछ गुस्से में कहा प्राची ने। मैंने कहा ना कि मैं पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, बस कुछ धुंधला धुंधला सा था सब कुछ। मुझे लगा कि वो साहिल ही है। कमरे में आते समय जो कुछ हुआ वो याद नहीं था, बस कुछ एहसास हो रहा था, लेकिन अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं थी। आशिमा ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। प्राची ने कुछ नहीं कहा, वो आशिमा की ओर देखती रही। फिर मुझे लगा
कि नहीं, ये तो साहिल नहीं है, ये तो साहिल हो ही नहीं सकता। आशिमा ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा। कैसे? प्राची ने पूछा। क्योंकि साहिल साहिल वैसा नहीं है, साहिल बहुत एग्रेसिव है। समटाइम्स ब्रूटल इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर हिम। और वो जो था वो वैसा नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट था, पोएटिक, जैसे कोई सॉफ्ट सी फ्लूट बज रही हो, मध्यम 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 मध्यम। आशिमा की आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो गई थी। दैट्स वाई यू आर सर्चिंग हिम? प्राची का स्वर कुछ शुष्क हो गया। हाँ। आशिमा जैसे नींद से जागी। नहीं यार, नहीं, उस लिए नहीं, पता नहीं क्यों, पता नहीं, आई डोंट नो, बट नॉट फॉर दैट पर्पज़, नो। आशिमा कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या कहना है। तू पहले तय कर ले कि तुझे क्या उत्तर देना है, हाँ या नहीं। प्राची ने अपने स्वर को कुछ ठीक कर लिया। मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता वाह। कहते हुए आशिमा प्राची से लिपट गई और उससे सकने लगी। प्राची उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी। तू अपने मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डर डाल ले, अगली बार जब उसका कॉल आए तो रिकॉर्ड करना, मैं सुनूंगी, शायद कोई सिरा पकड़ में आए। प्राची ने आशिमा की पीठ थपकते हुए कहा। अगले दिन आशिमा ने ऑफिस में बैठे बैठे दिन में कई बार उस मोबाइल नंबर को ट्राई किया, लेकिन हर बार वही बंद होने की सूचना आती रही। आशिमा का किसी भी काम में मन नहीं लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे पूरे दिन होती रही। कौन है वो? 2 कदम की दूरी पर ही तो खड़ा है। चाहे तो अभी पुलिस की मदद लेकर नंबर को ट्रेस करवा ले और पहुंच जाए उस तक, लेकिन नहीं, पुलिस नहीं। शाम को जब वो ऑफिस से लौट रही थी तो मोबाइल बज उठा। आशिमा ने कार को साइड से लगाया और पर्स खोलकर तेजी के साथ मोबाइल को निकाला। वही नंबर था। हेलो, आशिमा ने कुछ अटकते हुए कहा। नमस्ते आशिमा जी। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कल तो आप नाराज़ थी, क्या आज सुना सकता हूँ? उधर से बहुत ही संयत स्वर आया। कौन हो यार, और अब क्या चाहते हो? आशिमा ने कुछ झल्लाहट के स्वर में कहा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी और कारण से कॉल कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कॉल करना बंद कर देता हूँ। यकीन मानिए, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको परेशान करूँ। वैसे ही मेरे कारण आप परेशान हैं। उधर से उतना ही संतुलित स्वर आया। आशिमा को एकदम से कोई उत्तर देते नहीं बना। मैं अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देना चाहता, जो कुछ हुआ उसे जस्टिफाई भी नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये कि मैं आपको बहुत, कहते कहते उस तरफ की आवाज़ रुक गई। क्या बहुत? आशिमा ने रूखे स्वर में पूछा। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगी, करना भी नहीं चाहिए, उस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं बहुत शिद्दत के साथ आपको प्रेम करता हूँ। कुछ अटकते हुए स्वर आया उस तरफ से। प्रेम? इस शब्द को जुबान पर लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू? पता भी है प्रेम क्या होता है? आशिमा एकदम से भड़क उठी। और प्रेम में ये सब किया जाता है जो तुमने किया? क्या किया मैंने? उधर से आवाज़ आई। क्या किया? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया? मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? आशिमा ने लगभग चीखते हुए कहा। चिल्लाइए मत आशिमा जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। यदि आपको मेरे कॉल से परेशानी हो रही है तो मैं कॉल काट देता हूँ और फिर कभी आपको कॉल नहीं करूँगा, कभी नहीं। उधर से एक उदास सा स्वर आया। आशिमा को लगा कि अगर अभी कॉल कट गया तो हमेशा के लिए कट गया तो ये राज राज ही रह जाएगा। इसलिए उसने अपने आप को कुछ संयत किया और कहा, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मुझे? क्या आपको सचमुच लगता है कि मैंने आपके साथ रेप किया? उधर से कुछ झिझकती हुई आवाज़ आई। तो जो कुछ किया वो क्या प्रेम था? आशिमा ने भरसक अपने आप को संयत रखने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आवाज़ में तल्खी आ ही गई। मैं उस घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, किंतु क्या अगली सुबह आपके शरीर ने भी आपको यही उत्तर दिया था कि आपके साथ रेप हुआ है? उधर से आवाज़ आई। क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं आप, बेसिर पैर की। क्या उत्तर दूं भला इन बातों का? आशिमा ने कुछ गुस्से में कहा। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद, या शायद मेरे पास सारी बातें खुलकर कहने के लिए शब्द और शायद हिम्मत भी नहीं है। पर आप ये जान लें कि मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, करता रहूँगा। इतना कहने के बाद उस तरफ से कॉल काट दिया गया। आशिमा ने हेलो हेलो किया, फिर मोबाइल को देखा तो कॉल कट चुका था। उसने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन नंबर एक बार फिर से बंद आ रहा था। कुछ गुस्से में उसने मोबाइल को पास की सीट पर फेंक दिया और कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ गई।
वो तुझे प्रेम करता है ये तो वो कह रहा है, लेकिन वो जो कुछ कर चुका है उसे हम प्रेम कैसे कह सकते हैं? ये एक खतरनाक एस्टेब्लिशमेंट होगा, वेरी डेंजरस। डेंजरस भी और गलत भी, वेरी रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। प्राची ने मोबाइल पर पूरा कन्वर्सेशन सुनने के बाद कुछ समझाने के अंदाज में कहा। आशिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो गोद में रखे हुए कुशन कवर पर लगे कांच के छोटे से टुकड़े पर उंगली फिराती रही। क्या तू भी उससे? प्राची ने धीरे से पूछा। वॉट रबिश यार, तू ऐसा कैसे पूछ सकती है? आशिमा ने कुछ झुंझलाकर पूछा। इसका मतलब नहीं? प्राची ने फिर से पूछा। पता नहीं यार, मुझे भी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है मुझे। शायद नहीं, या शायद हाँ, आशिमा ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा। तू बड़े अजीब तरीके से सोच रही है आशु, प्राची ने कुछ अपनेपन से बोला। पता है प्राची, प्रेम और यातना के बीच बड़ा बारीक सा अंतर होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि जिसे हम प्रेम समझ रहे थे वो तो वास्तव में यातना था। और आशिमा ने बात को बीच में ही छोड़ दिया। और क्या? प्राची ने पूछा। और जिसे हम यातना समझ रहे हैं वो तो, आशिमा ने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई, वो तो प्रेम है। कितना मुश्किल होता है जान पाना कि कहाँ प्रेम खत्म हो रहा है और कहाँ से यातना शुरू हो रही है। प्राची ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप आशिमा की ओर देखती रही। ये बंदा कौन है मैं नहीं जानती। हाँ, ये ज़रूर अब लगता है कि उसने उस दिन मुझे जरा सी भी यातना नहीं दी, बल्कि शायद प्रेम ही किया। वही सब कुछ जो मैं साहिल से चाहती हूँ। आशिमा अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। इसके बाद 2 दिन तक आशिमा के पास कॉल नहीं आया। 2 दिन तक हर कॉल पर वो उत्सुकता से मोबाइल उठाती थी कि शायद वही हो, लेकिन हर बार कोई और निकलता था। उसकी मनोदशा बड़ी अजीब सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि इससे अच्छी स्थिति तो वो थी जब उस व्यक्ति का कॉल नहीं आया था। शायद 1-2 दिन में उसकी तलाश बंद भी कर देती। साहिल 2 दिनों के लिए एक बार फिर टूर पर गया हुआ था। 2 दिनों में आशिमा ने अपना सारा सामान पैक कर ऑफिस आते जाते प्राची के वहाँ छोड़ दिया था। केवल रोज़ का उतना ही सामान बचा रखा था जितना लेकर तुरंत निकलने में आसानी हो। नहीं साहिल, अभी नहीं प्लीज़, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे कुछ समय दो सामान्य होने के लिए। शाम को जैसे ही आशिमा ऑफिस से पहुंची और घर में घुसी, वैसे ही साहिल ने उसे बाहों में जकड़ लिया और बेडरूम की ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। साहिल टूर से वापस आ गया था और ऐसा लगा कि उसके इंतज़ार में ही बैठा हुआ है। आशिमा के कसमसाने के बाद भी साहिल ने उसे नहीं छोड़ा। सामान्य होने की कोशिश करोगी तभी तो सामान्य होगी। अभी तो तुम सामान्य होने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, हर समय एक ही काम में लगी हो। जाने उसे तलाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। तुम सोचती हो किसी को पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रही हो। मुझे सब पता है कि तुम चुपके चुपके क्या कर रही हो, मगर अब नहीं। और नहीं वो सब कुछ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, साहिल ने कुछ सख्ती से उसे भींचते हुए कहा। साहिल, ऐसा तुम सोचते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन, कहते हुए आशिमा ने बात को बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन क्या? साहिल ने पूछा। लेकिन मेरे लिए वो यातना होता है, आशिमा ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। साहिल के चेहरे पर क्रोध की एक लकीर आई, लेकिन उसने अपने मनोभाव पर काबू पा लिया। छोड़ो ये सब बातें, चलो आज तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर देता हूँ, कहते हुए साहिल ने उसे बाहों में लेना चाहा। प्लीज़ साहिल, छोड़ो मुझे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ लीव मी, कहते हुए आशिमा ने कसमसा कर छूटने का प्रयास किया। नो आशिमा, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, बस अब नहीं, कहते हुए साहिल ने उसे कुछ और ताकत लगाकर बेडरूम की ओर खींचा। साहिल स्टॉप, आशिमा पूरी ताकत लगाकर चीखी। उसके चिल्लाते ही साहिल की पकड़ कुछ ढीली हो गई। जैसे ही साहिल की पकड़ ढीली हुई, वैसे ही आशिमा ने ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ा लिया। इस पूरी प्रक्रिया में उसके हाथ से साहिल को हल्का सा धक्का भी लग गया। साहिल कुछ लड़खड़ा गया था उस धक्के से। क्या जानवर समझ रखा है मुझको? मरा नहीं जा रहा हूँ मैं तुमको बेडरूम में ले जाने के लिए। मैं बस तुमको नॉर्मल करना चाह रहा था, बट यू आर ट्रीटिंग मी लाइक डॉग। धक्का लगते ही साहिल का ईगो हर्ट हुआ और वो एकदम से चीख पड़ा। सॉरी साहिल, मैं धक्का नहीं मारना चाह रही थी, एक्सीडेंटली वैसा हो गया, आशिमा ने अपने आप को रिएक्ट करने से रोकते हुए संतुलित स्वर में कहा। नहीं मारना चाहती से क्या मतलब है? ये जो किया था ये और क्या था? जिसको धक्का मार के हटाना था उसे तो हटाया नहीं, सब समझता हूँ मैं। साहिल के स्वर में व्यंग आ गया था। क्या समझते हो तुम? बोलो ना, क्या समझते हो? और तुम धक्के की पूछ रहे हो ना, तो सुनो,
उस दिन उसको धक्का नहीं मार पाई क्योंकि मैं होश में नहीं थी, लेकिन होश में भी कोई मेरे साथ वही सब कुछ करे तो धक्का मार कर हटाऊंगी, 100 बार हटाऊंगी, जैसे जैसे अभी धक्का मारा है। इस बार आशिमा चीखी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे भी उसकी कैटेगरी में रख रही हो, मुझे और उसको एक बराबर मान रही हो? साहिल ने उतनी ही ऊंची आवाज़ में उत्तर दिया। तो क्या फ़र्क है तुम दोनों में? एक ही तो बात है। उसने भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे साथ वो कुछ किया और तुम भी वही कर रहे हो। आखिर फ़र्क क्या है तुम दोनों में? मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, एक जैसे। अंतर बस इतना है कि वो अपरिचित अनजान था और तुम जाने पहचाने हो। और इसी कारण तुम तो उससे भी कहीं बड़े अपराधी हो मेरी नज़र में। आशिमा की आवाज़ भी ऊंची बनी हुई थी। अच्छा, या यूं कहो ना कि उसके साथ। कहते कहते वाक्य को अधूरा छोड़ दिया साहिल ने। क्या उसके साथ? पूरी बात कहो ना, बीच में क्यों छोड़ रहे हो बात को? आशिमा ने क्रोध में कहा। कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छा होगा तुम नहीं ही सुनो, साहिल ने रूखा सा उत्तर दिया। हाँ, नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या गंदगी भरी है। तुम्हारे साथ बेडरूम में जाने से इनकार कर दिया तो तुम बातें सुनाने लगे। आशिमा ने कुछ चिल्लाते हुए कहा। आशिमा ने आवाज़ को जानबूझकर ऊंचा कर लिया था, इतना कि यदि वो कॉल करने वाला सचमुच सुनता है तो सुन ले सारी बातें। तो इस गंदगी में रह क्यों रही हो? वाई आर यू हियर? दिस इज़ माई स्पेस, साहिल ने भी ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। वो तो मुझे पता है कि ये तुम्हारा स्पेस है और यहाँ रहना है तो तुम्हारे साथ वहाँ बेडरूम में जाना होगा, भले ही मेरी मर्जी हो चाहे नहीं हो, आशिमा ने आवाज़ को ऊंचा रखते हुए कहा। पता है तो फिर मना क्यों किया जाने को? साहिल ने तंज कसा। आ गए ना अपनी औकात पर, सीधे क्यों नहीं कहते कि यहाँ रहने का किराया वसूलना था? आशिमा ने गुस्से में कहा। तो नहीं वसूलूं किराया, फ्री में रखूं तुमको, रखूं मैं और मज़ा कोई दूसरा लेके चला जाए? साहिल ने तीखा व्यंग कसा। स्टॉप साहिल, नहीं रहूंगी मैं यहाँ, चली जाऊंगी, आशिमा चिल्लाई। जाऊंगी से क्या मतलब है? वाई दिस फ्यूचर टेंस? साहिल ने उसी अंदाज में कहा। अभी चली जाऊंगी, अभी इसी वक्त। तुम तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए निकले। उसने जो कुछ किया वो कम से कम बेहोश करके किया था। तुम तो इतने सालों से प्रेम नाम के क्लोरोफॉर्म को सूंघा सूंघा कर यातना देते रहे। थू है तुम पर। कहते हुए आशिमा गुस्से में बेडरूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में आशिमा अपना सामान लिए हुए बाहर निकल आई। सामान तो वैसे भी कुछ खास था नहीं, जो था वो सब पैक किया हुआ था। बेडरूम से बाहर आकर उसने एक बार साहिल की ओर देखा। साहिल उसी प्रकार से वहीं खड़ा था। आशिमा को देखकर वो व्यंग से मुस्कुरा दिया। आशिमा ने अपना सिर झटका और दरवाजे से बाहर निकल गई। पार्किंग में आकर उसने अपनी कार में सामान रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। सीट बेल्ट बांधते में ही मोबाइल बज उठा। वो नंबर था। आशिमा, कहाँ जा रही हो? आशिमा के कॉल कनेक्ट करते ही उधर से आवाज़ आई। आशिमा? हर बार तो ये बंदा आशिमा जी कहकर बुलाता था, सीधे नाम ले रहा है। अपने फ्लैट पर जा रही हूँ, आशिमा ने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया। आशिमा, मैं सोहम हूँ, सोहम शर्मा, उस तरफ से आवाज़ आई। सोहम? वो कॉलेज में साथ पढ़ने वाला दब्बू मगर सुंदर सा पढ़ाकू लड़का? माय गॉड, जिसने कॉलेज में उसके सामने एक बार अपने प्रेम का इजहार भी किया था और आशिमा ने सीधे सीधे मना भी कर दिया था। उसके बाद भी सोहम की आंखें उसका पीछा करती रहती थीं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार बस ये पता चला था कि सोहम अमेरिका चला गया है। माय गॉड, इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकती थी। तुम? वाय सोहम, वाय? आशिमा के मुंह से आश्चर्य में डूबे बस इतना ही निकला। इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता कि वाय, लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से जी नहीं पा रहा हूँ, उस तरफ से आवाज़ आई। लेकिन तुम तो यूएसए? आशिमा ने अधूरा सा प्रश्न किया। हाँ, चला गया था लेकिन लौट आया। मन नहीं लगा वहाँ पर, ऐसा लगा कि कुछ छूट गया है यहाँ भारत में, बस लौट आया। आते ही तुमको तलाश किया और कहते कहते सोहम रुक गया। यहाँ इसी बिल्डिंग में रहते हो ना तुम? आशिमा ने प्रश्न किया। हाँ, साहिल के फ्लैट से 2 फ्लैट छोड़कर 305 में, उधर से आवाज़ आई। 305? उसमें तो वो गौतम रहता है? आशिमा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, बस उसके यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहता हूँ, सोहम ने कहा। पर गौतम तो गे? आशिमा ने प्रश्न किया। हाँ, गौतम वही है। उसे मैंने उसी तरीके से मैनिपुलेट किया। कैसे किया, क्या किया, ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है। बस ये समझ लो कि बहुत दिनों से इस काम पर लगा था। गौतम से फ्रेंडशिप की, फिर उसी के थ्रू वहाँ तक पहुँचा।
तुमसे आमना सामना ना हो इस बात की पूरी कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, तुम्हारे और साहिल के बारे में, सोहम ने कहा। लेकिन वो सब क्यों किया? वाह सोहम, वाह? आशिमा ने बात काटी। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। मैं वो सब कुछ करना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस तुम्हें प्रेम करना चाहता था, केवल और केवल प्रेम, एक पूरी रात भर प्रेम। लेकिन मेरे शरीर ने मेरे साथ छल कर दिया, मुझे धोखा दे दिया। जब वो सब कुछ हो गया तो ऐसा लगा कि नहीं, इस सब के लिए तो मैं नहीं लौटा था अमेरिका से। कुछ और भी था जिसकी तलाश थी मुझे, कुछ और। लेकिन अभी तुमने कहा ना साहिल से कि उसका प्रेम तुम्हें यातना लगता है। मैं यातना नहीं देना चाहता था, प्रेम ही देना चाहता हूँ। तुम रुको, मैं वहीं पार्किंग में आ रहा हूँ, उधर से आवाज़ आई। नहीं सोहम, अब नहीं, आशिमा ने उत्तर दिया। आशिमा, यातना तुम भोग चुकी, मैं प्रेम देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, उधर से आवाज़ आई। नहीं सोहम, अब कोई मतलब नहीं आने का, मैं जा रही हूँ, एंड डोंट ट्राई टू फॉलो मी, कहते हुए आशिमा ने कॉल काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट कर उसने स्क्रीन पर देखा तो एक एसएमएस प्राप्त होने की सूचना आ रही थी। उसने कार को स्टार्ट करते हुए मैसेज बॉक्स खोला। साहिल का मैसेज था, गो टू हेल यू बिच। आशिमा को लगा मानो कार स्टार्ट करने के दौरान स्पार्क प्लग से लपकी इग्निशन की चिंगारी उसके पैरों से होते हुए दिमाग में पहुंच गई है। पूरा शरीर सुलग उठा उसका। वो कुछ देर उसी प्रकार बैठी रही। साहिल के भेजे हुए अंग्रेजी के उन 5 शब्दों ने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। आशिमा चुप बैठकर अपने आप को कंट्रोल करती रही। जब उसे लगा कि अब दिमाग कुछ शांत है तो उसने सोहम के नंबर पर एक मैसेज टाइप किया। मैसेज जिसमें उसने भी अंग्रेजी के ही 5 शब्द टाइप किए और उस मैसेज को सोहम को सेंड कर दिया। कम डाउन, आई एम वेटिंग। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी रेपिश्क। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की बेहतरीन उम्दा कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल को विस्तार देने के लिए मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।